नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेज प्रताप के अलग अंदाज की। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोनपुर पहुंचे, जहां उनका लालू वाला अंदाज दिखा। सबसे पहले वो बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे और गांव के लोगों को खाना खिलाया। फिर एक नाव पर सवार होकर गांव का जायजा लेने निकल पड़े। तेज प्रताप ने नाव पर एक कुर्सी लगवाई और उस पर बैठ गए। उन्होंने एक समर्थक को भी नाव पर बिठाया और खुद नाव की पतवार चलाने की कोशिश भी की। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने जब उनसे बातचीत की तो तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेज प्रताप जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लीजिए, आराम से फोटो नहीं लिए ना, तो आप इधर भेजिए। ध्यान और उसी जगह रहिए। हम का इलाका जो है वो बाढ़ से ग्रसित है। पूरे तौर पे बाढ़ से डूबा हुआ सोनपुर का इलाका। तेज प्रताप यादव आए हैं। सोनपुर के जो लोग हैं उनके दुख दर्द को ये बांटने आए हैं और लालू रसोई लड़ावी रसोई जो है उसके तहत ये भोजन खिलाने आए हैं। बाढ़ और कोरोना तो ऐसे सिचुएशन में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा यूथ छात्र नौजवान मिल करके बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ भोजन का व्यवस्था करने का काम किया है। राज्य सरकार करी कि हम बहुत मदद की है बाढ़ पीड़ितों के लिए, बहुत काम किया है। कहाँ कोई मदद नहीं है, गरीब से किसी से कोई मदद नहीं हुआ है। तो रात दिन हम लालू की रसोई लगाने का काम कर रहे हैं। सर, बिहार सरकार लगातार कर रही है कि हमारी रिकवरी रेट 87% है। रिकवरी रेट जो है कोरोना को लेकर के भी करीब तेज है। कोरोना पूरा बढ़ रहा है, कोरोना पे पहल हो रहा है ना बाढ़ पे हो रहा है। सर, आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, यदि आप ये बताइए में रहते तो क्या जो करते? चुनाव का माहौल है, सरकार चुनाव में व्यस्त है, जनता का सूद नहीं ले रही है, क्या कहेंगे ऐसी सरकार? ऐसी सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। जनता की तरफ से रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया और इस बार जो चुनाव जब भी हो चुनाव इस सरकार का कायाकल्प। कई विधायक जो है आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। हाँ, कई एक विधायक है, जेडीयू के भी टूटने वाले हैं। नया सरकार आने वाला है गरीब परिवार का। एक सवाल है कि कई विधायक जो हैं उनमें अभी भी असंतोष की हाँ, बात है। जेडीयू के टूटने वाले हैं। जिस तरह से चुनाव है और चुनाव को लेकर रणनीति कही जा रही है कि आरजेडी 140 सीट पे चुनाव लड़ेगी, 135 से 40 सीट पे, क्या कोई फार्मूला तैयार हो गया है? फार्मूला क्या तैयार हो? हम लोग तो सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम करेंगे। कितनी सीट पे आरजेडी को लड़ना चाहिए? आरजेडी कितनी सीट? अब तो बड़े सीनियर लीडर बताएंगे आपको, उनसे आप संपर्क कीजिए। अभी जनता का कार्यक्रम में है। तो देखिए, ये जनता के साथ आए हैं, जनता के बीच आए हैं और इनका कहना है कि जो सीट बंटवारे को लेकर है वो जो है। लेकिन सबसे अहम बात है कि तेज प्रताप यादव ने आज साफ किया कि जो आरजेडी है वो पूरे तरह से चुनावी मूड में है। राज्य सरकार पे भी इन्होंने हमला बोला। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सोनपुर। और भले ही लालू बिहार की सत्ता से आउट हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में चारा घोटाले की फांस से बेफिक्र राजद प्रमुख सजा याफ्ता कैदी होते हुए भी अपना दरबार सजा रहे हैं। क्यों लालू नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और सियासत की जुबान तेज हो चली है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लालू यादव बिहार की सियासत का वो नाम जिसने 90 के दशक में प्रदेश की सियासत को एक अलग पहचान दी, अपने स्टाइल से खास तबके को छूने की कोशिश की और लालू का यही अंदाज बाद में उन्हें पॉलिटिकल किंग मेकर की उपाधि भी दे दिया। चाहे सत्ता तत्कालीन संयुक्त बिहार की हो या फिर केंद्र की, लालू ने जब चाहा जैसा चाहा अपने सियासी सिक्के का इस्तेमाल जी भर कर किया। लेकिन आज भी लालू की ठसक कुछ ऐसी ही जान पड़ती है। इसकी तस्दीक बुधवार को बेहद गुपचुप तरीके से रिम्स निदेशक आवास में लालू से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की तस्वीरों से भी साफ हो गया। मतलब बिहार में चुनाव है और आरजेडी का अघोषित मुख्यालय बन चुका है रांची का रिम्स निदेशक आवास, जहां फिलहाल लालू को शिफ्ट किया गया है। 2017 से ही लालू रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कैदी हैं, लेकिन अधिकांश समय बीमारी के नाम पर उन्होंने रिम्स में ही गुजारा है। झारखंड में बीजेपी की सरकार जैसे ही सत्ता से हटी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार का चुनाव करीब आया तो हेमंत सरकार ने लालू को रिम्स निदेशक के 3 एकड़ में फैले बंगला में शिफ्ट कर दिया।
अब जरा ये नजारा देखिए। पटना के आरजेडी दफ्तर में बकायदा बायोडाटा हाथ में लिए खड़े ये वो नेता हैं जो सरपंच मुखिया बनने के बाद अब विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। जी, हम मोहनिया विधानसभा के दावेदारी किए हैं। सुरक्षित सीट से मेरा नाम पड़ेगा राजू कुमार रावत। मेहतर समाज से हम लालू जी से उम्मीद रखते हैं कि हमको मेहतर समाज से एक सुरक्षित सीट हमको दिया जाए मोहनिया विधानसभा से। सर उम्मीद तो यही है कि इतना पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। 2005 से ही मेरे बाबूजी भी विधायक रह चुके हैं, तो वही उम्मीद लेके आए हैं कि आगे मेरा भी कुछ हो। लेकिन अब ऐसे ही नेताओं की टोली रांची पहुंच चुकी है। गाड़ियों में भरकर नेताओं की फौज रिम्स निदेशक आवास के बाहर डटी है। इंतजार बस इतना कि लालू जी झट से हरी झंडी दे दें। हेमंत राज में खुद को कंफर्ट महसूस कर रहे लालू के दरबार पर सियासी आंच भी खूब लग रही है। सत्ता पक्ष लालू पर निशाना साध रहा है तो महागठबंधन के नेता पलटवार कर रहे हैं। सारे लोग टिकटार्थी वहां जुट रहे हैं और बोली लग रही है। जिसकी जितनी ऊंची बोली होती है उसी को टिकट एश्योर किया जा रहा है। यही नहीं, जिस तरीके से लालू जी के निर्देश पर वहां राजद के कार्यकर्ताओं की आवाजाही हो रही है, जिनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला छूट है। जनता अगर रांची तक उनसे मिलने पहुंच रही है, उनको देखने के लिए चाहत रखती है, और यहाँ जो नेता है बीजेपी एनडीए के, उनको जनता नहीं मिल रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको जो आरोप लगाना है लगाएं, उसका कोई उनको लाभ राजनीतिक नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर सजायाफ्ता लालू के दरबार पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति ली गई थी? कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिना अनुमति लालू से मुलाकात कैसे? जेल प्रशासन को इस मुलाकात की भनक क्यों नहीं लगी? क्या जेल प्रशासन की जानकारी में मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गईं? क्या लालू के इशारे पर चल रहा है प्रशासन? सवाल लालू से मुलाकात और उनके दरबार पर भले ही उठ रहे हों, लेकिन लालू विरोधियों को हेमंत सरकार के भरोसे से संदेश भी दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि झारखंड में गठबंधन की सरकार का लालू क्या फायदा उठा रहे हैं? सजायाफ्ता लालू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का आरोप पहले से लगता रहा है, तो क्या लालू से मुलाकात करने वालों के लिए प्रशासन की मौन स्वीकृति होती है? बिहार चुनाव के केंद्र में लालू खुद को रखने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों को संदेश देने की लालू की कोशिश कि वे अब भी किंग मेकर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी के अंदर प्रत्याशी के चयन को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। आज ऐसी एक तस्वीर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली। औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र से आए कुछ नेताओं ने बाहरी का विरोध किया। विरोध को बढ़ता देख जगदानंद सिंह ने वहां कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों पर अपना गुस्सा उतार दिया। एक चैनल के कैमरा पर्सन को धक्का देकर पार्टी दफ्तर से बाहर कर दिया गया। वहीं जगदानंद सिंह का विरोध करने वाले गोह के आरजेडी नेताओं ने कहा कि बाहरी उम्मीदवार को वहां के स्थानीय नेता कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग माने विरोध कर रहे हैं बाहर कि हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं, समाज के लिए मरते हैं, आफत सुल्तानी सब में मरते हैं। आवाज जब यहाँ टिकट की बात आती है, उम्मीदवारी पेश करने की बात, तो बाहरी आदमी को क्यों, क्या जरूरत है? वहाँ बाहरी आदमी को आजमाया गया। बीजेपी के परंपरागत सीटों पर पिछले चुनाव में लड़े आरजेडी विधायकों को जेडीयू में शामिल कराने को लेकर बीजेपी में विरोध शुरू हो गया है। पिछले दिनों तेघड़ा के आरजेडी विधायक वीरेंद्र महतो को जेडीयू में शामिल कराया गया, जबकि यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही। ऐसे में आज तेघड़ा विधानसभा से बीजेपी के सभी 5 मंडल अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी नाराजगी जताई। इन लोगों ने साफ कहा कि अगर यह सीट जेडीयू को जाएगी तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तेघड़ा में पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। हम लोगों का मूल बात है, राजद के जो तेघड़ा से विधायक वीरेंद्र महतो थे, अभी वर्तमान में वो जदयू में ज्वाइन किए हैं और बहुत जगह अपना वो संबंध स्थापित कर रहे हैं कि हमको कहा गया क्षेत्र में तैयारी करने के लिए। स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट परंपरागत छोड़ती है और जदयू को ये सीट देती है और उसमें भी वीरेंद्र महतो अगर हमारा कैंडिडेट बनकर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बाध्य होगा। इधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा तेज हो गई है, जिसके मुताबिक 135 से 140 सीट पर चुनाव आरजेडी लड़ सकता है। कांग्रेस के हिस्से में 50 से 55 सीटें आ सकती हैं। आरएलएसपी को 23 से 25 सीटें दी जा सकती है, जबकि सीपीआई-एमएल को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। वहीं सीपीआई को 3 से 5 और सीपीआई-एम को 2 से 3 सीटें मिल सकती है।
सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच बयानबाजी भी हो रही है। जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर घमासान है, तो महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। सहमति बनी है, लेकिन संख्या बल पे अभी बात होना बाकी है और शीघ्र ही महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आरजेडी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी और जो वीआईपी पार्टी वो कितना पर लड़ेगी, आरएलएसपी कितना पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। वो सब आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई जाएगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेंगी ही, उसमें कोई ये नहीं है, सबकी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार जेडीयू था, अब जेडीयू हम लोगों से निकल के चला गया बीजेपी के गोद में, तो उसी के हिसाब से कुछ सीटें बढ़ेंगी, सबका जहां जिसकी ताकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितना सीट कौन लड़ रहा है। मकसद सीधा हम लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव हरा के बाहर करना है सत्ता से। महागठबंधन में अगर सीट को लेकर सारा चीज तय कर लिया गया है तो आदरणीय जीतन राम मांझी क्यों निकले? पहला। दूसरा, जो और घटक दल है उसको कितना सीट दे रहे हैं, आने दीजिए समय, देखिए होता है क्या क्या, कौन लोग रहता है। देखिए इनका महागठबंधन का कुनवा बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा, आने वाला समय बताएगा। एमआईएम बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के इस घोषणा से सीमांचल में मुस्लिम वोटों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू इसे कोई बड़ी चुनौती नहीं मान रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर इन सभी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर खिंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमआईएम की इस घोषणा से सीमांचल में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की परेशानी बढ़ गई है। तीनों ही पार्टी को बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज में एमआईएम का प्रदर्शन याद आ रहा है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आधे से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ मजबूत है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका फायदा एमआईएम को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे सही नहीं मानती। कांग्रेस अभी भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम ही मान रही है। वो शुरू से जय भीम का नारा दे रहे हैं कि संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं बिहार में जो गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दलित के खिलाफ ही काम कर रही है। दलित उत्पीड़न अधिकतर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। इसी पार्टी को ये क्या कहते हैं, बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है। सत्ताधारी जेडीयू भी एमआईएम को बड़ी चुनौती नहीं मानती। पार्टी को नीतीश कुमार का चेहरा और सरकार के काम पर पूरा भरोसा है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर एमआईएम की जीत को कांग्रेस अपनी चूक बता रही है। पार्टी इस बार उस गलती को नहीं दोहराएगी। और यहाँ नीतीश जी के साथ सभी लोग, मुसलमान का भी सबसे ज्यादा वोट हम लोग लेंगे। नीतीश जी जितना काम किए हैं उसमें कोई दिक्कत, कोई एमआईएम का कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की चूक के कारण वो शिफ्ट कर गया एआईएम। ये एक्सीडेंटल पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, न कि कोई एआईएमआईएम की पकड़ और पैठ का नतीजा नहीं था। पूर्णिया प्रमंडल का चारों जिला मुस्लिम बहुल है। एमआईएम अपने जय भीम जय नीम के नारे के साथ सीमांचल के सियासी जमीन में भूचाल लाना चाह रही है। एमआईएम की तैयारी को विरोधी भले ही बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एमआईएम की घोषणा ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की नींद उड़ा दी है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने वर्चुअल रैली की तैयारी में लग गई है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के नाम से ये रैली 7 सितंबर से शुरू होगी। इस रैली के जरिए लगभग सभी जिलों को कवर करने की कांग्रेस की तैयारी है। कांग्रेस लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में रैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमितेश ने। चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर वर्चुअल रैली करने जा रही है। पहले 1 सितंबर से वर्चुअल रैली होनी थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन प्रणब मुखर्जी
पूर्व राष्ट्रपति के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक हुआ, जिसके चलते कांग्रेस को यह रैली स्थगित करनी पड़ी। बिहार क्रांति महासम्मेलन के नाम से वर्चुअल रैली की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही अलग अलग बूथों पर अलग अलग लोगों से संपर्क किया जाए। लगभग हर जिले में यह रैली होगी, अलग अलग दिन पर। बात करेंगे बिहार के कांग्रेस के सह प्रभारी अजय कपूर से इस बारे में। कपूर साहब, किस तरह की तैयारी है और क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है। चुनाव के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी बिहार में तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर, अपने नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में इस बार बिहार में बिहार क्रांति महासम्मेलन के माध्यम से वहाँ के लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। और इस बार हम लोग भी कहते हैं, वहाँ की जनता बोलती है कि बोले बिहार बदले सरकार। 15 साल की इस बार की गलत नीतियों की सरकार, इस बार कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको बदलेंगे और जनता वहाँ की चाहती है कि इस बार बदलाव हो। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार में है। टीम ने कई जिलों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। टीम ने मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन भी किया। टीम के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज में जाकर हालात का जायजा लिया। टीम के सदस्य कल भी बिहार में रहेंगे। बिहार के 16 जिलों के 130 प्रखंड बाढ़ की चपेट में है और करीब 8.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में बाढ़ से 27 लोगों की मौत भी हुई है। इधर पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा के बड़े जलस्तर के कारण पटना के कई घाट जलमग्न हो गए। गांधी घाट से सटे कृष्णा घाट पर बना पाथवे पूरी तरह गंगा में समा गया है। पटना में गंगा किस तरह रौद्र रूप में है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। बिहार के कई नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी आप देखिए, हम पटना के गांधी घाट के बगल में खड़े हैं और यहाँ पर देखिए गंगा का जो जलस्तर है किस तरह से बढ़ा हुआ है। तकरीबन 21 सेंटीमीटर जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हुई है गंगा के जलस्तर में। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये घाट बनाया गया है, पाथवे ये बनाया गया था लोगों के घूमने के लिए, टहलने के लिए। उस पर पूरी तरह से पानी गंगा का चढ़ गया है, यानी कि पूरा घाट जो है वो डूब चुका है यहाँ पर। और जो यहाँ पर देखिए बैठने के लिए जो जगह बनाई गई थी, जिस पर लोग बैठते थे यहाँ आकर गंगा किनारे, या जो भी काम के लिए जो आते थे यहाँ पर पूजा पाठ के लिए, उनके लिए जगह बनाई गई थी, वो सब पूरी तरह से जलमग्न है। और गंगा का रौद्र रूप आपको पटना के इन घाटों पर दिखेगा। आप देखिए किस तरह से जो बहाव है गंगा के जलस्तर में, वो किस तरह से तेज बहाव आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि जो गंगा के निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। खास करके वैशाली के कुछ इलाके जो गंगा से सटे हुए इलाके हैं, उसके अलावा दानापुर और उस तरह के जो इलाके हैं वहां भी बाढ़ का पानी घुस चुका है कई गाँवों में। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं खतरे की बात है। और जिस तरह से 21 सेंटीमीटर पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, उससे प्रशासन को जागने की जरूरत है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात राजधानी पटना की। कल से पटना में मास्क को लेकर सघन अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 144 के तहत प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। 4 सितंबर से 10 दिनों तक यह सघन अभियान चलेगा। ऑटो, बस स्टैंड और बाजार में विशेष चौकसी बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कोई पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा। तो देखिए, राजधानी पटना में मास्क अभियान कल से चलाया जाएगा और अगर बिना मास्क आप पकड़े गए तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। 4 सितंबर से 10 दिनों तक यह अभियान चलेगा, सघन अभियान। और ऑटो, बस स्टैंड, बस और बाजार में विशेष चौकसी रहेगी। और अगर इस दौरान बिना मास्क आप पकड़े गए हैं तो जिनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी भी जब्त की जाएगी। और इस खबर की जानकारी देते हुए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सर, कल 4 तारीख से विशेष अभियान चल रहा है कोरोना से बचाव के लिए, क्या वो अभियान है सर, और लोगों को क्या आप निर्देश देंगे? ये है कि जितने भी बसेस चलने के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दुकानें खुलने के निर्देश दिए गए हैं, और पब्लिक प्लेसेस पे जिस तरह के भी
अनुमति दी गई है लोगों को आने जाने की, उसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि सभी लोग मास्क लगा करके उस गतिविधि को कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गतिविधि करेंगे मास्क लगाने के लिए, गाड़ी चाहे चला रहे हों या बस में सवार कर रहे हों या दुकानदारी कर रहे हों या सामान खरीदने जा रहे हों, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मास्क के लिए इन्फोर्समेंट के लिए कार्रवाई की जा रही है। और कल से इस पर विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जो अभी 1 सप्ताह चलेगा। और इसमें बिहार में शराबबंदी के बीच तस्करों के नए तिकड़म आए दिन देखने को मिल जाते हैं। शराबबंदी के बीच पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया है। हरपुर बेलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब पुलिस ने छापा मारा तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बना सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना बना था। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर एक बारगी पुलिस भी हैरान रही। पुलिस ने सुरंग वाले इस तहखाने से भारी मात्रा में शराब के कार्टन बरामद किए हैं। सुरंग से 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। इनमें 2 कार्टन बियर भी हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।